हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के जो हमारा सेशन होगा रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 41 है और आज की इस हम 41 लेक्चर में करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न पूछे गए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में उसका पार्ट 2। हमारा पार्ट 1 इकोनॉमिक्स के ऊपर आया था जिसमें हम लोगों ने 30 प्रश्नों को डिस्कस किया था और ये हमारा पार्ट 2 है। इसके बाद एक और सेशन आएगा इकोनॉमिक्स का, तो हम लोग 3 सेशन में इकोनॉमिक्स के सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर सवालों में पूछे गए हैं। और इसके बाद जो हमारा बचेगा जो प्रीवियस ईयर को कवर करने के लिए वो हमारा एकमात्र बचेगा बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी ये दो जो हमारा है बहुत महत्वपूर्ण, उन दोनों को कवर करेंगे। 3 से 4 वीडियो जो भी आएगा, 45 डेज ज्यादा 45 वीडियो ज्यादा भी हो जाएगा, 1-2 वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सारे प्रीवियस ईयर को कवर कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि जो अभी हम लोगों ने आपके लिए जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है प्रहार टेस्ट सीरीज 2.0, इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर परचेज करिए। इसमें 10 मॉक आपको मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मॉक तैयार रहेगा और ये आपके जितने भी मॉक इसमें मिलने वाले हैं वो एवरी संडे मिलेगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है। आपके सारे सिलेबस इसमें कवर हो जाएंगे। और उसके पहले भी ऑल हमारा जो टेस्ट सीरीज लॉन्च था ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा बहुत पहले ही हम लोगों ने इसको अक्टूबर नवंबर में हमने लॉन्च किया था। तो इन दोनों टेस्ट सीरीज को भी आप कॉम्बो रूप से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत सारे जब आप बीपीएससी प्लेटफॉर्म के स्टोर सेक्शन में जाइएगा, चाहे अगर आप ऐप में इस्तेमाल कर रहे हैं या आप अपने वेब से लॉगिन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्टोर सेक्शन में आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए कोर्सेज बहुत अच्छा आपके लिए है। इसमें आपको सारे सेक्शनल आपको मॉक मिलने वाले हैं, सेक्शनल पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज आपको इसमें बहुत सारे डेली करेंट अफेयर का पीडीएफ और रिविजन करने वाला आपको यहाँ पे एमसीक्यू सेशन मिलने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए, ये भी परचेज आप कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन आपके लिए है। उसके साथ बहुत सारे आपके टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारे आपके कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस चीज़ को जरूर परचेज करें, इस टेस्ट सीरीज को तो परचेज करना ही है। और जिनको डेली करेंट अफेयर, जिनको डेली रिवीजन चाहिए, वो इस कोर्स को जाके इस जनरल स्टडीज एंड करेंट अफेयर का जो आपका है इसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसको देख सकते हैं आप कि आपके अकॉर्डिंग अगर अच्छा रहेगा तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी इस वीक में आपको वीडियोस बहुत सारा मिलने वाला है, जैसे कि बिहार बजट, बिहार इकोनॉमी सर्वे, ये 2 वीडियो आने वाला है। मैंने यूनियन इकोनॉमी सर्वे नहीं करवाया हूं, लेकिन उसको भी मैं करवा दूंगा होली से पहले आपको जितने भी वीडियोस बचे कुछ वीडियो हैं, जैसे इकोनॉमी सर्वे बिहार का, इकोनॉमी सर्वे यूनियन का, हमने तो यूनियन बजट करवा दिया है, बिहार बजट हमारा बच जाता है। ये जो भी 4-5 वीडियो है हम लोग उसको करवा देंगे। और जो 70 डेज हमारा सीरीज चल रहा है उसका कल लास्ट होगा, मीन्स कि आज मतलब 2 मार्च आपको देखने को मिल रहा है। तो 2 मार्च तक हम लोगों ने जो भी डेली टास्क मैंने आपको दिया था उसको आप लोगों ने कवर किया होगा। तो 2 वीक हम लोग कवर कर चुके हैं 70 डेज का। 10 वीक का हमारा ये प्रोग्राम है। 10 वीक में हम लोग पूरे बीपीएससी के सिलेबस को पढ़ लेंगे, बीपीएससी के हर एक टॉपिक को पढ़ लेंगे प्रीलिम्स में जो आने वाले हैं। और तो आपको वीडियो मिलेगा भी आपको कल 3 मार्च से लेके आगे हमारे वीक के लिए, 3rd वीक के लिए। तो उस 70 डेज को फॉलो करना है। ये 45 डेज सीरीज को कैसे फॉलो करना मैंने आपको बताया था। टेस्ट सीरीज हो गया, इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं अभी के आने वाले समय में 2 महीनों में, तो बहुत कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था 30 सवाल, तो आज हम लोग 31 नंबर सवाल से करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये हमारा सवाल नंबर 31 है, ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, काली क्रांति का संबंध है फिश प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, मस्टर्ड प्रोडक्शन। देखिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ब्लैक रिवॉल्यूशन है, चलो कोल प्रोडक्शन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोयला वाला नहीं होगा, कोयला उत्पादन से संबंधित ये ब्लैक रिवॉल्यूशन नहीं था, बल्कि ये कच्चे तेल से संबंधित, जो कच्चे तेल है, पेट्रोलियम है, उससे संबंधित है आपका ये ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति। तो सारे आपके जितने भी क्रांति हैं, जितने भी रिवॉल्यूशन, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, गोल्डन, फाइबर, सारे आपके सामने है। एक बार इसको नजर डालिएगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ओके, सवाल नंबर 32 की बात करेंगे। कह रहा कि इसमें से कौन सा टैक्स जो है तो लिया था सेंटर के द्वारा, मीन्स कि जो हमारा संघ है, जो सेंटर है, सेंट्रल इसको वसूलती है इस टैक्स को, लेकिन इस टैक्स की अगर हम बात करेंगे कलेक्ट करना और अप्रोप्रिएट करना, मीन्स कि इसका अप्रोप्रिएशन और इसका कलेक्शन जो है वो राज्यों के द्वारा होता है। मीन्स ये जो टैक्स है वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, ये टैक्स लगाया जा रहा है आपके यूनियन के द्वारा, लेकिन टैक्स को लेना मीन्स कि एकत्र करना और टैक्स को विनियोजित मीन्स कि अप्रोप्रिएट करना स्टेट के द्वारा होता है। ठीक है, तो
ये जो टैक्स है ये है स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी जो है ये यूनियन के द्वारा लगाया था, मीन्स कि यूनियन के अकॉर्डिंग सारे कितना कितना परसेंट लगाया, क्या लगाया, यूनियन का काम है। लेकिन उसको वसूलना, उसको अप्रोप्रिएशन करना, ये सारा काम स्टेट का होता है। स्टाम्प ड्यूटी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किया जाता है एंड पेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन स्टाम्प एक्ट। ओके, ध्यान रखिएगा इसमें है कि ऑल डॉक्यूमेंटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये सारे इसके अंदर आते, प्रोमिसरी नोट्स है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। लेकिन इस टैक्स को जो कलेक्ट करने का काम करता है और इसको अप्रोप्रिएट करने का काम करता है वो स्टेट करता है। तो स्टैम्प ड्यूटी इस सवाल का उत्तर होगा। सवाल नंबर 33 की बात करेंगे, बैंक रेट का मतलब क्या होता है। देखिए बैंक रेट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द मनी लेंडर, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द शेड्यूल्ड बैंक, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक। ओके, तो बैंक रेट की अगर हम बात करेंगे तो बैंक रेट यहां पे क्या है, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन हमारा है, आरबीआई। ओके, तो आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक जो हमारा आरबीआई के द्वारा जो कमर्शियल बैंक को, मींस के कमर्शियल बैंक को जो पे करना पड़ता है आरबीआई को, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक रेट कहलाता है। ठीक है, यहां पे लिखा है कि जब भी मान लेते हैं कि कोई बैंक, कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ जाए, उसके रिजर्व में शॉर्टेज की जरूरत पड़ जाए, तो वो आरबीआई से उधार लेगा, तो जो इंटरेस्ट लगाएगा उसी इंटरेस्ट को बोलते हैं बैंक रेट बोलते हैं। ओके, बैंक रेट बोलते हैं। चलेंगे सवाल नंबर 34 नंबर सवाल कहता है कि जीविका एक इनिशिएटिव है बिहार गवर्नमेंट का, किस चीज को लेके, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मीन्स की क्या रोजगार को बढ़ाने का काम करती है, क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स की वित्तीय समावेशन का काम करता है, या पॉवर्टी एटेन्युएशन मीन्स की गरीबी को कम करने का काम करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस मीन्स, ये जो सारे 4 ऑप्शन देख रहे हैं सारे चीज जीविका के अंदर कवर हो जाएगा। ओके, जीविका क्या है पहले इस चीज को समझेंगे, यहां पर आंसर हमारा ई होगा, लेकिन जीविका क्या है पहले समझेंगे। जीविका एक इनिशिएटिव है बिहार गवर्नमेंट का, जो मेन फोकस उसका है गरीबी को कम करना। ओके, कैसे, जीविका बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट एक तरह का है जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहायता मिलता है। ओके, इट्स एम टू एम्पावर द रूरल पुअर बाय क्रिएटिंग सेल्फ मैनेज कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस एंड इनहेंसिंग इनकम थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड। पहला बात तो भैया कि यहाँ पे इनकम उनका बढ़ रहा है, मींस उनको आय हो रहा है, तो गरीबी तो कमेगा। तो पहला आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी तो कंप्लीट हो गया। अब समझ सकते हैं कि जो जीविका के अंदर क्या होता है कि लोग कम्युनिटी बनाते हैं, लोग एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें कुछ लोग पैसा जमा करते हैं सब लोग, फिर बाद में किसी जरूरत पड़ता है तो उनको उस तरह से पैसा मिलता है, और बहुत सारे पैसा जमा करने में पैसा जो है उसका कहीं ना कहीं वैल्यू भी बढ़ता है, इस तरह से चीजें होती हैं। ओके, the project is striving to bring a change in the life of about 5 lakh poor family of Bihar by promoting livelihood through community institution। ये सेम चीजें हैं। ओके, इस स्कीम का एम है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके, पॉवर्टी एजुकेशन को लेके और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। तो देख सकते हैं सारे ऑप्शन आपके सही हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जीविका का काम क्या क्या चीजें हैं। सवाल नंबर 35 कहता है कि महान लोबिस मॉडल्स जो इंडिया में अडॉप्ट किया गया था 15th की दशक के समय, तो इसका क्या काम था, मीन्स कि इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, अगर हम बात करेंगे महान लोबिस मॉडल्स का मेनली जो वर्क था वो था एक हैवी इंडस्ट्री को सेटअप करना। किसका, हैवी इंडस्ट्री को सेटअप करने का जो मेन मकसद था वो था महान लोबिस मॉडल का, प्लान मॉडल का। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा गया है कि महान लोबिस जो मॉडल है, महान लोबिस मॉडल्स डेवलप बाय प्रसन्नता चंद्र महान लोबिस या पीसी महान लोबिस को बोलते हैं, एम एट सेटिंग अप कैपिटल इंटेंसिव हैवी इंडस्ट्री टू इंक्रीज द डोमेस्टिक कंजप्शन। इट मेड हैवी इंडस्ट्री द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी which could reduce the dependence of foreign aid considerably. इंडिया सेकंड 5 ईयर प्लान। देखिए पहला तो हेरल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा, ठीक है, मैंने ये बताया आपको, और सेकंड जो आपका है महान लोबिस मॉडल पे डिपेंड मींस के आधारित था आपका सेकंड 5 ईयर प्लान। उसका मेन उसमें जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका एम भी था हैवी इंडस्ट्रियल को लेके। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 36 की बात करेंगे, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे बैंक हैं, सारे बैंक हैं, ठीक है, ये सारे आपके
बैंक है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी स्थापना को लेके है। बेसिकली प्रीवियस ईयर सवाल है तो उस समय ये सारे चर्चा में रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो ऑप्शन जो एक्जिम बैंक है उसका स्थापना 1982 में हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI जिसको बोलते हैं, जिसको LIC ने 2019 में एक्वायर कर लिया, 1964 में ये बना था। उसके बाद इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, ठीक है, अभी देख सकते हैं। तो ये जो आपका 1994 में स्टैब्लिश्ड हुआ, लेकिन इसका जो पेरेंट कंपनी था, मींस की जो स्टार्टिंग में जो ये बना था, ये 1955 में बना था। ओके, ध्यान रखिएगा। या देखिए BIFR जो है ये 1987 में बना था, 2016 में इसको भंग कर दिया गया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि किस तरह सवाल पूछा जा रहा है। तो हमारा ये होगा उत्तर। सवाल नंबर 37 कह रहा है कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे आपके इधर टर्म्स हैं और इधर किससे संबंधित इसको आपको लगाना, ठीक है। जैसे कि आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, ये तो आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन को लेके, किसको लेके, इन्फ्लेशन को लेके। तो आपको C का 4 केवल ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन अगर आपको एक भी चीज आपको याद रहता है तो आप उत्तर दे पाएंगे। WPI सवाल 2-3 बार पूछा है, इस बार ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का मतलब BPSC प्रीलिम्स में WPI CPI इन सारे से सवाल हमेशा पूछते आया है। तो इन दोनों चीज को आपको ध्यान में रखना है कि WPI का बेस ईयर क्या है, WPI में क्या होता है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी आपके सामने है, देखिए। ओपन जनरल लाइसेंस एक तरह का एक्सपोर्ट लाइसेंस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है डोमेस्टिक सप्लायर को। किस तरह का है ये, एक तरह का ये एक्सटर्नल ट्रेड को लेके। सर बात को ट्राइसम की बात करेंगे, ये रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट से लेकर ट्राइसम का इसका मतलब ही है। ओके, इसका फुल फॉर्म ही है। इसका 1979 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था, इस बात ध्यान रखिएगा। WPI तो हमने बता दिया कि एक तरह का कोई भी कमोडिटीज का जो प्राइस है उसको एवरेज चेंज को मेजर करता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कैश रिजर्व रेशियो, तो आपको पता है कि क्रेडिट कंट्रोल के लेके है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, ये तरह कुछ बैंक का जो डिपॉजिट होता है उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो RBI के में जमा करना पड़ता है एज ए बैलेंस के रूप में, एज ए रिजर्व के रूप में। ओके, इस बात को ध्यान रखिए, उसको बोलते हैं CRR। ओके, 38 नंबर सवाल कर रहा है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार की जितने भी खर्चा होता है उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है। ओके, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्या योजना आयोग है, अब तो खत्म हो गया योजना आयोग, नीति आयोग आ गया, क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री है, क्या फाइनेंस कमीशन है। देखिए 38 नंबर सवाल का उत्तर तुम्हारा होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, जितना भी टैक्स वैक्स आएगा उस टैक्स का बंटवारा करने का काम है भैया फाइनेंस कमीशन का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसीज बनाएंगे, उनका अलग बात है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर देखिए अगर बात करेंगे, ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का ही के माध्यम से आप देखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट्स बनता है, ये सारी चीजें वो सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है कि किस तरह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को वित्त मंत्रालय ही मतलब कंट्रोल करेगी एक्सपेंडिचर को। ओके, 39 नंबर सवाल कहता है कि इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जो इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन बजट में। ओके, मैं बता चुका हूं कि इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है। ओके, जब भी मैं आपको बजट पढ़ाता हूं तो मैंने बजट के पहले मैं आपको सारे चीज बताता हूं कि डिफिसिट क्या है, बजट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट किसको बोलेंगे, मतलब एक एक टॉपिक को मैं कवर करवाता हूं। जितने मैं बजट का वीडियो अभी तक मैं करवाया हूं, अभी मैं आपको बिहार बजट पढ़ाऊंगा तो मैं फिर से उन सारे चीजों के ऊपर डिस्कस करूंगा। 10 मिनट उसमें जाता है समय, लेकिन आपको वो सारी चीजें समझ में आने चाहिए। 39 नंबर सवाल कहता है कि 2011-12 में इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट को इंट्रोड्यूस किया गया था आपके यूनियन बजट में। इसमें यह है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट है किसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डिफिसिट एंड ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, कि जितना भी आपका राजस्व घाटा हुआ, ओके, उसको उसमें से घटा दीजिए। ग्रांट फॉर क्रिएशन, जो भी कैपिटल एसेट जो पूंजी निर्माण के लिए पूंजीगत निर्माण के लिए जो भी आपके ग्रांट्स मिले हैं उनको माइनस कर दीजिए, तब पता चला कि एक्चुअल में जो रेवेन्यू डिफिसिट है वो क्या है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह का कहीं ना कहीं खर्चा है। Effective revenue deficit signify the amount of capital receipt that are being used for actual consumption expenditure of the government. Okay, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 40, इंटरेस्ट पेमेंट इज एन आइटम ऑफ, ब्याज भुगतान। अच्छा,
जैसे सरकार क्या है कि बोरोविंग से लेती है बहुत सारे, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट आप देखिए बजट है उसमें कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट आपके लोन बहुत सारे लेती है, बहुत सारे पैसा अलग अलग, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उन सारे कहीं ना कहीं मिलता है। अब कुछ किसी तरह का बोरोविंग्स जो होते हैं तो उनको लेते तो उनको पेमेंट भी करना पड़ेगा, पैसा पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो अगर वो पैसा पे करता है तो वो किस तरह का एक्सपेंडिचर है? क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या वो प्लान एक्सपेंडिचर है? ये डी नंबर पता नहीं ऑप्शन यूएसए कहां से आ गया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो यहां पर जो हमारा उत्तर होगा, ये उत्तर होगा एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं? जब भी आप उस तरह के पैसा खर्चा करें जहां पे कुछ एसेट का निर्माण हो, बिल्डिंग बना दिए, डैम बना दिए, तो वो सारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या आते हैं। ओके, लेकिन जब आप आपने कर्जा लिया फिर आपको कर्जा लौटाना है तो एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के फॉर्म में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी को बोलते हैं जिसमें किसी तरह का एसेट का निर्माण हो ही ना हो। अब हमको टीचर को सैलरी देना है तो क्या कोई हम लोगों ने पूंजी निर्माण किया? नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ हम डैम बनाएंगे तो हमने एक पूंजी का निर्माण किया, एक डैम बना, उस डैम में भी बहुत सारी चीज बनेंगे, उससे कहीं ना कहीं तो एक पूंजी का निर्माण होता है। एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ओके, 41 नंबर सवाल की अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है कि इसमें जो सारे कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेज हैं, इसमें से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात हम कर रहे हैं, इसमें से कौन सीएसओ बनाता है? देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, ओके, और एग्रीकल्चर लेबर के लिए या आपके रूरल लेबर के लिए, ठीक है, ये सारे जो आपके वर्कर हो, लेबरर हो, इनके लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो बनता है वो LV मींस की कहने का जो लेबर ब्यूरो होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर, उनके द्वारा कंपाइल किया जाता है। ओके, लेकिन जो लास्ट वाला जो CPI है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज के लिए, वो CSA को द्वारा रिलीज किया था। तो इस बात को इसने पूछा था कौन केवल CSO के द्वारा रिलीज किया था, दैट इज CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। इस बात को ध्यान रखिएगा जो कि CSO के द्वारा किया था। बाकी सारे आप देख सकते हैं वो सारे आपके लेबर ब्यूरो के द्वारा किया था। सवाल नंबर 42 की बात करें, करेंसी विच इज टेंडेंसी फॉर क्विक माइग्रेशन, उस तरह के करेंसी को क्या बोलेंगे जिसमें बहुत ज्यादा क्विक माइग्रेशन की टेंडेंसी होती है? तो उस तरह के टेंडेंसी को, सॉरी, उस तरह के मुद्रा को, करेंसी को हॉट करेंसी बोलेंगे। ओके, हॉट करेंसी इट इज टर्म फॉर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इज टेम्पररी नेम फॉर एनी हार्ड करेंसी। If any hard currency is existing any economy at very fast pace for the time, the hard currency को हम hot currency बोलेंगे। बहुत fast pace पे अगर वो कहने का मतलब कि चलता मतलब कि माइग्रेट करती है तो उस तरह की करेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉट करेंसी बोलेंगे। ठीक है, और जो करेंसी इजिली रूप से अवेलेबल होगी फॉरेन मार्केट में उसको हम लोग सॉफ्ट करेंसी बोलेंगे। इसे इंडियन रुपीज एक तरह से देख सकते हैं इजिली रूप से। हार्ड करेंसी उस तरह के करते हैं कि उस तरह मतलब नेशन क्या आता है जो कि बहुत ही पॉलिटिकली रूप से और इकोनॉमिक रूप से स्टेबल है, उस तरह के आपको नेशंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें करेंसी के ऊपर सवाल था। 43 नंबर सवाल की बात करेंगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसमें कौन शामिल नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है, ओके, उसमें कौन शामिल है? तो उसमें देखिए ओएलसीड जो है वो उसमें शामिल नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम एक तरह का है, जिसमें है कि राइस, व्हीट, पल्सेज, कोर्स, सेल्स एंड द कमर्शियल क्रॉप्स के उनकी प्रोडक्शंस को बढ़ाना। ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा, इसमें सॉइल फर्टिलिटी को के ऊपर वर्क किया गया था, लेकिन इसमें आपको ओएलसीड्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, अभी हमारा वीडियोस ऑलरेडी 3-4 दिन 5 दिन से नहीं आ रहा था, मैं कुछ काम में फंसा था। ओके, और ऐसे भी अब हमारा 4 से 5 वीडियो बचा है, जो हमारा ये 45 डे सीरीज खत्म होगा। उसके बाद मैं आपके लिए जो भी वीडियोस लाऊंगा वो बहुत बेहतरीन वीडियोस आएंगे, जैसे कि टॉप 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। ये अभी वीडियो बचा है, इनको हम लोग लाने वाले हैं। ओके, तो आपको मार्च में बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे जो बीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत आपका कहीं ना कहीं बूस्टअप करेगा। और हम लोग मार्च के अब हम बात करेंगे मिड मार्च में, हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो आपका मिडाइवल हिस्ट्री जो बचा था बीपीएससी ऑप्शनल के लिए, उन टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 44 कहता है कि एडॉक ट्रेजरी बिल जो है
उसका इस्तेमाल करते थे बजट डिफिसिट को लेकर, ठीक है। जो बजटीय घाटा होता है तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या मतलब एडहॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम अपनाते थे पहले, लेकिन उसको समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो 31 मार्च 1997 को हमारे जो बजट सिस्टम में से जो एडहॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम था उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। ओके, ये एक तरह का बिल था जो कि आरबीआई के द्वारा बेचा जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 45। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो है ये संबंधित है आपका इंश्योरेंस सेक्टर से, ठीक है, बीमा सेक्टर से आपको संबंधित है आर.एन. मल्होत्रा कमेटी। सवाल नंबर 46। सर्विस टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा, सर्विस टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया 1994-95 में किया गया था। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपीज एम्प्लॉइज, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? मींस की रुपये की परिवर्तनीयता का जो तात्पर्य है, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इन रूपीज जो है, इसका मतलब है, ध्यान रखिएगा, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्सन ऑफ रूपीज टू अदर मेजर करेंसी एंड वाइस वर्सा। किसी भी अलग मेजर मतलब करेंसी में बहुत अच्छे आसान तरीके से फ्रीली उस भारतीय रुपीज को कन्वर्ट कर दिया है, या कोई अलग जो आपकी करेंसी उसमें भारतीय रुपीज को कन्वर्ट कर दिया, या भारतीय रुपीज को अलग करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह के इसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपीज, ठीक है। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द करेंसी का मतलब ही होता है करेंसी ऑफ ए कंट्री, कोई भी देश का मुद्रा फ्री कन्वर्टेड इनटू फॉरेन एक्सचेंज एट द मार्केट डिटरमाइंड रेट ऑफ एक्सचेंज, जो मार्केट में उसका रेट ऑफ एक्सचेंज है उसमें आसान तरीके से कन्वर्ट हो जा स्वतंत्र रूप से, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, सवाल नंबर 48 कहता है कि इसमें से कौन सा सॉरी मींस कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर एमएसएमई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एमएसएमई। मींस कह रहा है कि मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए क्या इन्वेस्टमेंट लिमिट होना चाहिए इस एक्ट के माध्यम से। ये जो एक्ट हमारा आया था 2006 में, उसके ऊपर सवाल ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा ये हो जाएगा 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट लिमिट है, तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर में आ जाएंगे। ओके, सवाल नंबर 49 कह रहा है कि किस ईयर में जो ट्रेड बैलेंस था इंडिया का फेवरेबल था। जो व्यापार संतुलन की बात करेंगे तो ये जो फेवरेबल था आपका 1972-73 और 76-77 में था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं कंट्रीज का, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को अगर हम बात कर लें, हमारे भारत से कितने ट्रांजेक्शन होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उन सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि कंट्री के पास जो क्या उसका कंट्री के ट्रेड में किस तरह का सरप्लस है या किस तरह का डिफिसिट है, इसके माध्यम से हमें पता चलता है। ओके, सरप्लस कब होगा? जो आपका इंपोर्ट है, जो आपका देखिए यहां लिखा व्हेन एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट, तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। ओके, अब जब आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगा एक्सपोर्ट से तो आपका ट्रेड डिफिसिट हो जाएगा, बस सिंपल रूप से। तो ये जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये जो व्यापार जो आप वहां बात कर लेंगे, या जो ट्रेड बैलेंस था वो फेवरेबल था, इस ईयर में बहुत अच्छे तरीके से इसकी काम कर रहा था। ओके, सवाल नंबर 50 की बात करेंगे, कुछ ऐसे एग्रीमेंट है और उसके साथ डेट के साथ आपको बताना है, मींस सॉरी आपको सीधे आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको करेक्ट करना है, तो आपको डेट याद होना चाहिए। भाई सिंपल चीज है, आप देख सकते हैं उस समय ये करंट अफेयर का माध्यम रहा होगा, इसलिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो साप्ताह जो है इसकी अगर हम बात करें 1993 में इसकी स्थापना हुई, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1993। उसके बाद देखिए कि ISLFTA, जैसे फुल फॉर्म, सारे फुल फॉर्म हम देख सकते हैं। ISLFTA जो है इसका 1998 में 2000 ओके। देन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ एशियन ट्रेड जो आपका साफ्टा है, ये साफ्टा था, ये साफ्टा है, इसका 2006 में। ओके, देख सकते हैं, सॉरी ये 2006 में था, ये 1993 में था, सॉरी ये 1993 में। ओके, फिर बात करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है ये 2005 में आया था। ओके, 2005 में आया था। तो आप इसको आराम तरीके से इजली रूप से इसको आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं। सबसे पहले 1993 में ये हमारा आया था, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पहले भी से भी था। तो एक भी आपको अगर याद रहता है, जब भी इस तरह से देगा 4-5 ऑप्शन वाला, तो आपको एक भी याद रहेगा तो आप इसी रूप से कर पाएंगे, किस तरह सवाल बनाता ही है। ओके, सवाल नंबर 51,
सवाल नंबर 51 कह रहा है कि बैंक रेट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई चार्ज करता है अपने क्लाइंट्स पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए। अच्छी बात है, सही बात है। वही होता है बैंक रेट, वही होता है जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई चार्ज करती है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट है कि आरबीआई चार्ज करता है अपने कमर्शियल बैंक को एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए। तो वो होता है, आपको देखिए, जब भी आपका रिजर्व जब कम जाता है कोई बैंक का, तो वो ले लेता है वो बैंक, तो वो अगर पैसा लेगा आरबीआई से तो बैंक रेट के माध्यम से। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर चाहिए तो हो जाएगा आपका रेपो रेट। तो आपके दोनों आंसर इस सवाल का उत्तर का सही है, ठीक है, दोनों आपका उत्तर सही है, देख सकते हैं यहाँ पे। और रिवर्स रेपो इसका उल्टा हो जाएगा, जब आरबीआई को पैसा लेना पड़ जाए कुछ किसी माध्यम से, कुछ किसी बैंक से, तो रिवर्स रेपो रेट होता है, उसका भी रेट अलग अलग होता है। सवाल नंबर 52 कह रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो इंडिया का है उसमें कौन कौन सा चीज शामिल है। देखिए, सीआरआर का, अगर हम सीआरआर एसएलआर को कम कर देंगे, ओके, एंट्री ऑफ प्राइवेट फर्म इंश्योरेंस सेक्टर में अगर प्राइवेट फर्म को हम शामिल कर दे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डीरेगुलेट कर दे, ये सारे चीज अगर करेंगे तो एक तरह का फाइनेंशियल सुधार आपको देखने को मिलेगा। ऑल ऑफ द एबव इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोबिंग डाउन द कैश रिजर्व रेशियो एंड द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और प्राइवेट फर्म्स को इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डीरेगुलेट करना, ये सारे एक तरह का वित्तीय सुधार के अंदर शामिल होते हैं। ओके, अब सीआर क्या है, एसएलआर क्या है, ये सारी चीज आपको इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम चलेंगे सवाल नंबर 53, ये हमारा सवाल नंबर 52 यहाँ तक हम लोग करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सारे इकोनॉमी के सवाल को कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इकोनॉमी को अगर हम बात करेंगे तो करेंट से हम लोग ज्यादा जोड़ेंगे कि करेंट अफेयर में जितने भी इकोनॉमिक्स के टर्म आएंगे, बजट हो गया आपका, इकोनॉमी सर्वे आपका हो गया, ओके, कुछ अभी हाल में इकोनॉमिक्स से लेके कोई भी अगर आपका पॉलिसीज आए हैं या कोई भी आपका एक्ट आया है, उनको आप जरूर देखें क्योंकि सवाल डायरेक्टली हिट करेंगे यहीं से, ठीक है। ज्यादा जो स्टैटिकल सवाल आते हैं, स्टैटिकल जो सवाल आते हैं, स्टैटिक्स के वाले सवाल हम बात कर लेंगे, तो आपके इकोनॉमिक्स से वो सारे सवाल मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं पहले ही, उसको देख लीजिएगा। जैसे कुछ बैंकिंग से सवाल आता है, जैसे बैंक रेट क्या है, डिफिसिट क्या है, ये सारी चीज देख सकते हैं, ओके, जीडीपी जीएनपी सारी चीज देख सकते हैं, उनसे ज्यादा नहीं सवाल आएगा इकोनॉमिक्स में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, और कल का आप ध्यान रखिएगा, कल जो हमारा वीडियो आएगा वो वीडियो आपको मिलने वाला है इकोनॉमी सर्वे या बजट, इसमें दो में से एक आपको वीडियो कल मिलेगा। बिहार इकोनॉमी सर्वे या बिहार बजट का वीडियो आपको मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बाकी जो हमारा जो सेशन है, ये हमारा सेशन चलते रहेगा। 45 डे सीरीज जैसे ही खत्म होगा, फिर हम कुछ एक नया चीज अनाउंस करेंगे, जिसमें जैसे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री रुका हुआ आपका, उसमें मैंने बोला था कि 10-15 वीडियो आएगा, तो वो हम लोग रोके हुए हैं, और आपका मेडावल हिस्ट्री, ये दो चीज, कुछ वीडियोस आपके रुके हुए हैं, लेकिन इसको भी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम से पहले मैं खत्म करवाने की कोशिश करूंगा। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।